अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने काजी फैज ईसा के तीसरे फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है और मंसूर अली शाह को एक अहम तरीन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा काजी फैज ईसा की जो वीडियो आई थी जिसमें वो अपना चेहरा छुपाकर जा रहे हैं, उस वीडियो के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है और यह डिमांड कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि आप मजम्मत करें इसके ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो उस वीडियो की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे जो काजी फैज ईसा साहब के सामने आई थी और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आया है आजम सवाती के हवाले से, इमान मजारी के हवाले से। इसके अलावा अलीमा खान ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है अमेरिका के अंदर होने वाले इलेक्शंस पर कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की है और आज इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अडयाला जेल के अंदर बुला रखा था। अहम तरीन मुलाकात होनी थी और इमरान खान ने फाइनल कॉल के हवाले से आज बताना था कि हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, एहतजाज कब होगा और किस तरीके से होगा और किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज इमरान खान के साथ इन लोगों को मुलाकात नहीं करने दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया। तो पहले नंबर पे बताता चलूं कि याह्या अफरीदी साहब ने यके बाद दीगरे काजी फैज ईसा साहब के फैसलों को पकड़ा है और रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है। सबसे पहले काजी फैज ईसा ने मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर किया था। याह्या अफरीदी साहब ने मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी के अंदर शामिल किया। याद रहे कि काजी फैज ईसा ने 9 वजूहात बताई थी कि ये 9 वजूहात हैं और इन वजूहात की बिना पर मैं मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर निकाल रहा हूं। तो याह्या अफरीदी ने उन 9 वजूहात के ऊपर कांटा लगाया और अमीनुद्दीन खान को कमेटी से बाहर निकाला और मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी के अंदर शामिल किया। फिर काजी फैज ईसा फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे थे तो याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया जिसमें मंसूर अली शाह ने सऊदी अरब से वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई थी और बताया था, अपनी इनपुट दी थी। और आज एक अहम तरीन फैसला मजीद हुआ है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मंसूर अली शाह को एक अहम तरीन कमेटी, जिस कमेटी का नाम है एडीआर कमेटी, उस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। फैज ईसा ने मंसूर अली शाह को बाहर निकाल दिया था और आज याह्या अफरीदी ने दोबारा उनको इस कमेटी के अंदर शामिल कर दिया है। चेयरमैन है मंसूर अली शाह, बाकी 2 मेंबर हैं। एक मेंबर है जस्टिस आयशा ए मलक और दूसरे मेंबर है जस्टिस शाहिद वहीद। तो आप अंदाजा लगा लें कि काजी फैज ईसा के जो फैसले हैं उनको किस तरीके से रद्द किया जा रहा है, उनके ऊपर कांटा लगाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत क्यों परेशान है। हुकूमत क्यों बार बार यह कह रही है कि किसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त के अंदर ले लें। ये जो 3 जजेस की कमेटी है इसमें जजेस बढ़ा दिए जाएं, 5 कर दिए जाएं या 7 कर दिए जाएं, क्योंकि वो जजेस ज्यादा हो कमेटी के अंदर जिनकी लाइन और ताने बाने हुकूमत के साथ मिलते हैं। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है। वो खबर यह है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को भी तब्दील कर दिया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रार है वो एक खातून है जिनको काजी फैज ईसा ने लगाया था, उनको हटाकर उनकी जगह किसी और को रजिस्ट्रार लगा दिया जाएगा। इसके अलावा काजी फैज ईसा की एक वीडियो थी जो कि लंदन के अंदर एहतजाज के दौरान बाहर आई थी। वो एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे अपने चेहरे को छुपाकर और लोगों ने नारे लगाए थे, बड़ी सख्त जुबान का इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर यह कहा गया कि यह बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेहर बुखारी साहबा ने शेख वकास अकरम से कहा कि क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि हम बिल्कुल भी इसकी मजम्मत नहीं करते जो काजी फैज ईसा के साथ हो रहा है। वो चेहरा छुपाकर जा रहे हैं, झुककर जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे। तो मेहर बुखारी ने कहा जी गालियां दी गई हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हम फिर भी इसकी मजम्मत नहीं करेंगे। फिर मेहर बुखारी ने कहा कि वजारत दाखिला ने नादरा को यह हुक्म जारी कर दिया है कि वो लोग जिन्होंने यह काम किया है उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड ब्लॉक किए जाए। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि फनी, वेरी फनी, ये लोग अपना मजाक बनाएंगे क्योंकि वहां पर ये लोगों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो वो लोग वहां अदालत के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि यह कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और उनका मुकदमा और मजबूत हो जाएगा। ये उन्होंने बात की है। इसी तरह डॉक्टर बाबर अवान ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मनुल्लाह के कल के रिमार्क्स ने इनकी 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर रख दिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले अब जजेस सिलेक्ट करेंगे, कौम से गद्दारी करने वाले का एक नमूना आपने देख लिया है और बाकी की जिंदगी गर्दन झुकाकर गाड़ी में बैठकर वो गुजार सकता है। काजी फैज ईसा की तरफ इशारा है डॉक्टर बाबर अवान का। मजीद उन्होंने कहा कि भागे हुए काजी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज करवाने से साबित होता है कि लंदन प्लान था, इसीलिए नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा एक ही रात पाकिस्तान से रफू चक्कर हो गए, यानी कि जहाज की टिकट कटवाई और पाकिस्तान से निकल गए। इमरान खान का वकील है अली एजाज बुटर, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि झूठा और मुनाफिक फैज ईसा इधर यह कहता था कि मैं
अलविदाई जहराना नहीं लूंगा, पैसे लगते हैं, पैसे जाया होते हैं, और लंदन जाकर वहां पर जो हाई कमीशन की लश्करी गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि दो किरदार इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी हैं। दो किरदार उनके सामने हैं, इन पाकिस्तानियों के सामने। एक काजी फायज ईसा जो बैरून मुल्क गए और उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो मेरे और आपके सामने है, और एक और जज है जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन काजी फायज ईसा ने हर मुमकिन कोशिश करके उनका रास्ता रोका। वो भी मुल्क से बाहर गए उम्रा करने के लिए, लेकिन उनका लोगों ने इस्तकबाल किया, उनके साथ लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, लोग उनके साथ खुशबाश नजर आए। उनको अपना चेहरा नहीं छुपाना पड़ा, उनको छुप छुपा कर नहीं जाना पड़ा, और लोगों ने किसी किस्म के मुगलजात भी उनको नहीं कहे। अब ये क्यों नहीं कहे, इस चीज का आपको बेहतर तरीके से पता है। आगे आ जाए। अब ये जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, अब जरा एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं। जिस वक्त जस्टिस आसफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद उनके खिलाफ एक कंपेन चलाई गई थी, और देखें क्या क्या लिखा गया था सोशल मीडिया पे। ये जी, इमरानडू आसफ सईद खोसा जवाब दो, और फिर ये लिखा गया कि इमरानडू अजमत सईद जवाब दो, और इनको रीट्वीट किया किसने? मरियम नवाज साहबा ने इन ट्वीट्स को। और फिर सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने जाकर उमर अता बंदयाल के बारे में क्या क्या कहा गया कि 7 से ज्यादा फैसले हो रहे हैं। यह पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने। तो यह पाकिस्तान के अंदर हुआ है। असद तूर ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी अगर कल को कोई काजी फायज ईसा को कुछ और कह दे, या उनको कोई जूता मार दे, कोई अंडा मार दे, कोई टमाटर मार दे, कोई उनके मुंह पर थूक दे, तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। मुझे पता था कि जिल्लत मुंतजरा काजी फायज ईसा की यह चीफ जस्टिस होने के दौरान भी जिल्लत की अलामत बन गया था। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत में आपको बता कि जूते भी पड़ते हैं, लोग अंडे भी मारते हैं, लोग टमाटर भी मारते हैं, लोग गालियां भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। लोग क्यों करते हैं? उस वक्त करते हैं जब लोगों को किसी शख्सियत के ऊपर गुस्सा होता है, जब लोगों को यह लगता है कि इस बंदे ने अपनी कुर्सी का सही इस्तेमाल नहीं किया। और वो शेख वकास अकरम ने बात की, उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस शख्स ने करोड़ों लोगों का हक छीना, इंतखाबी निशान छीना। यह बंदा पार्टी बन गया और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले किए। इस वजह से काजी फायज ईसा के साथ ये सब कुछ हो रहा है। आगे आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आया है। आजम स्वाति के ऊपर जितने मुकदमात थे, उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है, और कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर उनको पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा वकील ईमान मजारी और उनके शोहर, उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई है और उनको भी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। जलमे खलीलजाद का एक ट्वीट आता है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की अथॉरिटीज को अब इमरान खान को रिहा करना चाहिए, और भी उन्होंने बातें की हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जी अमेरिका का इलेक्शन होगा तो हालात चेंज होंगे। तो आज अलीमा खान ने इस हवाले से एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि जो बंदा डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठा है वो ये सुन ले कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा हैं, क्या हम अमेरिका की कॉलोनी है। उन्होंने कहा कि यह तो वही बात होगी अमेरिका की गुलामी की, कि हम ये उम्मीद लगा ले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, अमेरिका में आएगा तो वो फिर आके इमरान खान को रिहा करवाएगा। उन्होंने कहा ये तो वही बात होगी कि अमेरिका पाकिस्तान के फैसले करेगा। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ आवाम को खुद खड़ा होना होगा। ये 24 करोड़ आवाम फैसला करेगी, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का फैसला नहीं करेगा कि कौन अंदर और कौन बाहर है। यह फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। यह बात आज इमरान खान की बहन से की है और बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने ये बात की है, अलीमा खान ने। इसी तरह इस हवाले से बात की है सलमान कमराजा ने। उन्होंने कहा जी अमेरिकी इलेक्शन का हमारी तहरीक से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये उन्होंने बात की है। अब वो कहानी अलहदा है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर बाद में क्या मामला होता है। जैसे अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से, पाकिस्तान, इंडिया के हवाले से, स्पेशली बांग्लादेश के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आगे आ जाए जी। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने अहम तरीन लोगों को बुलाया हुआ था, जिसमें उमर अयूब, अहमद डोगर, जरताज गुल, असद कैसर, शिबली फराज, ये लोग शामिल थे। और आज इमरान खान ने इनके साथ अहम तरीन मुलाकात करनी थी, और आज की मुलाकात के बाद यह ऐलान होना था कि फाइनल कॉल कब है, एहतजाज कैसे करना है और किस तरीके से निकलना है, और धरना कब देना है और कितनी देर के लिए देना है। तो आज इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अडयाला जेल के बाहर। उमर अयूब खान ने कहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, और हमें यह कहा गया कि अंडरटेकिंग दे कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं जिम्मेदारान का नाम लेता हूं तो मीडिया मालकान की टांगे कांपती हैं, टांगों में सांस डालें, मुल्क के लिए खड़े हो जाए। ये उमर अयूब खान ने बात की। मजीद जरताज गुल ने कहा, उन्होंने कहा जी हमें कहा गया कि कागज के ऊपर लिख कर दे कि इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने कहा कि हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है, हम सियासी लोग हैं और डंके की चोट पर इमरान खान के साथ हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम ये लिख कर नहीं देंगे कि जी हमने इमरान खान के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करनी।
انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کوئی بجلی کے ریٹ, کوئی سبزی کے, کوئی دال کے ریٹ تو نہیں طے کرنے کے لیے جانا, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے سیاسی گفتگو ہی کرنی ہے. مزید اعتزاز احسن نے ایک بڑی اہم بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی میں عمران خان کو 60 سال سے جانتا ہوں, وہ کسی بھی صورت پریشر کے اندر نہیں آئے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ضد لگائیں گے, اس کو پریشر کے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں گے, تو وہ کسی بھی صورت پریشر کے اندر نہیں آئے گا, وہ اور مضبوط ہوگا, وہ اور ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا. آج علی امین گنڈا پور نے پشاور کے اندر اہم ترین خطاب کیا ہے گورنمنٹ کالج کے اندر. انہوں نے کہا کہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں, انہوں نے آگے جا کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے کالج کا اسٹوڈنٹ مینا خان افریدی ہمارا منسٹر ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. مزید کہا کہ حقیقی آزادی مانگنے کی وجہ سے آج عمران خان جیل کے اندر ہے. آپ آئین کے مطابق اپنا حق مانگتے ہیں تو آپ کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, جعلی FIRs کاٹی جاتی ہیں. ہماری جنگ جاری رہے گی, ہم یہ جنگ جیتیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جلد صوبے کے اندر طلبہ یونینز بحال کریں گے. یہ علی امین گنڈا پور نے کہا. انہوں نے کہا کہ اب ہم نکلیں گے تو واپسی نہیں ہوگی, رہائی کے بغیر اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا. یہ علی امین گنڈا پور نے بات کی اور بڑی سخت بات کی ہے. آگے آ جائیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک لڑائی لگی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لڑائی ہے شیر افضل خان مروت اور دوسرے لوگوں کے درمیان. شیر افضل خان مروت نے مطیع اللہ جان کے شو کے اندر بیٹھ کر کہا کہ میرے پاس 30-40 ووٹ تھے اور میں نے نہیں دیے, حامد خان گروپ کو میں نے ووٹ نہیں دیے, اور منیر کاکڑ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی امیدوار تھے وہ ہار گئے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن وہ ہار گئے. تو مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ نے تو پھر حکومت کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا جی میں نے ادھر بھی ووٹ نہیں دیے, میں نے ادھر بھی ووٹ نہیں دیے, میرے اوپر تنقید کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی لیول کے اوپر یہ ڈکلیریشن دی تھی. سلمان قمراجہ نے باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ آپ لوگوں نے منیر کاکڑ کو ووٹ دینا ہے, اور ادھر شیر افضل خان مروت کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, چونکہ شاید ان کو حامد خان کا چہرہ پسند نہیں ہے, ان کی بات اچھی نہیں لگتی, ان کی ذات کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں, لہٰذا انہوں نے ووٹ نہیں دیے, اور تحریک انصاف کا حمایت یافتہ جو امیدوار تھا وہ ہار گیا. تو سلمان قمراجہ صاحب نے اس کے اوپر بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت کو ایک اور موقع دے رہے ہیں, اگر ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کیا تو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو شیر افضل خان مروت نے اس پر مزید ایک اور بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی نہ آپ میرے باس ہیں اور نہ آپ کو مجھے قابو کرنے کا اختیار ہے, میرے باس عمران خان ہے اور برسٹر گوہر ہیں, میں ان کو جواب دہ ہوں. یہ انہوں نے بات. میں ابھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ڈیالہ جیل کے اندر سے فائنلی یہ کہہ دیا جائے کہ شیر افضل خان مروت کو پارٹی سے باہر نکال دو, اس بندے کو پارٹی کے اندر نہیں رکھنا. اور یہ بات این ممکن ہے کہ عمران خان خود کہیں, خود عمران خان کہیں, کیونکہ عمران خان اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ جو بندہ پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں چلے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور شیر افضل خان مروت کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک بات کو آپ سمجھیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جنگل کا بادشاہ شیر کیوں ہے, ہاتھی کیوں نہیں ہے جس کے پاس بڑی طاقت ہے, یا لومڑی کیوں نہیں ہے جس کا دماغ بڑا چلتا ہے؟ بات ہوتی ہے بیلنس آف پاور کی. شیر کے پاس ہے بیلنس آف پاور, ہاتھی کے پاس طاقت بہت ہے, عقل نہیں ہے. لومڑی چلاک بڑی ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو شیر کے پاس عقل بھی ہے اور طاقت بھی ہے, بیلنس آف پاور ہے, اس وجہ سے وہ جنگل کا بادشاہ ہے. تو جب آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے آپ کو نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بناؤں گا, میرا احتجاج اکیلے کا ہوگا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو میں تو آج تک کامیاب نہیں ہوئی. تو شیر افضل خان مروت کے جو حامی لوگ ہیں وہ میری بات کا برا نہ بنائیے گا, یہ باتیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں, حقیقت کے اوپر. امید ہے کہ اس معاملے کو تحریک انصاف والے جلد سارٹ آؤٹ کریں گے, کیونکہ اس وقت جس جگہ پر تحریک انصاف ہے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ان کو بہت بڑا نقصان دے گی, تو اس کے اوپر ان کو ورکنگ کرنی چاہیے. سلمان قمراجہ نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد احتجاج کا اعلان کریں گے اور یہ احتجاج ملک گیر ہوگا, اب ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم واضح طور پر پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حقیقت کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دیں. انہوں نے بات کی ہے, سلمان قمراجہ نے یہ بات کی ہے. آگے آجے جی, آخر میں نے 1-2 کمنٹ آپ کے سامنے رکھنے ہیں. ویڈیو کے نیچے ایک صارف نے کمنٹ کیا اور یہ کہا کہ میرے اس کمنٹ کو اپنے ویلو کے اندر ضرور شامل کیجئے گا. رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ پلان بنا رہی تھی کہ انہوں نے اندر ہی اندر سے کہیں کوئی اڈیالہ جیل کو توڑ کے تو عمران خان کو باہر نکال لینا تھا. تو یہ ایک صارف نے کمنٹ کیا, انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ کی اس بات پر عمران خان کی ایک بات یاد آ گئی ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں. کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جائیں اڈیالہ جیل کو توڑ دیں اور توڑ کر عمران خان کو باہر نکالیں؟ اور رانا ثناءاللہ نے کہا جی ہمیں یہ معلومات ملی تھی. ایک اور صارف نے کمنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف امریکہ کے اندر بائیڈن کو دھاندلی کے ٹپس بتانے کے لیے گئے ہیں کہ ہم نے کس طرح پاکستان کی عوام کو ماموں بنایا ہے, آپ بھی اسی طرح امریکی عوام کو بآسانی ماموں بنا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ امریکی عوام کو ماموں بناتے ہیں یا نہیں بناتے. امریکہ کے اندر بھی حالات وہی ہیں جو پاکستان کے اندر 8 فروری کو تھے, یعنی کہ ایک پاپولر لیڈر سائیڈ پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سائیڈ پہ ہے.
آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہے, اگلے 5-6 دن کے اندر پتا چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.